Good evening, salam, namaste to everyone, and welcome to Dada's Sunday BFR Zoom learning session. So, last weekend we have covered three big emotional groups, and today we plan to cover the rest of the four emotional groups and some little small combinations जो अभी तक उन्होंने हमको बताई नहीं है, because that is still in progress. जैसे जैसे he sees some good results in the patients, जब उनके पास हो जाता है कि हाँ 50-100 जनों के बीच में पेशेंट्स के बीच में काफी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो दादा की शेयरिंग द रेमेडीज विद अस, right? So last time we have covered lack of interest, I guess uncertainty and despondency and despair. So today we plan to cover the four also. But before I go further, let's talk to Dada कि उनका क्या कहना है इन चार रेमेडीज के बारे में. The ones we are going to cover: fear, loneliness, overcare, and over welfare of the influences and ideas. Yes, Dada. अब अब मैं क्या बताऊं. लास्ट टाइम भी सब लोगों का कहना है कि दादा क्यों नहीं हुए. हाँ, अब बट आप बोलिए, अब आप स्टार्ट कीजिए. नहीं नहीं नहीं, गलत बात है. बट जब आप इतने अच्छे से सब कुछ समझा रहे हो ना, तो मैं क्यों बीच में बोल बोल करता रहूंगा. नहीं तो आप मेरे अब से भी अच्छे से समझाएंगे ना. नहीं, अब मेरी भी एज हो चुकी है और आप सब जानते हो मेरा वीक पॉइंट है इंग्लिश. मैं अच्छा, हिंदी में दादा अच्छे से समझा सकता हूँ, वो करिए. लेकिन इंग्लिश में नहीं. जबकि आप दो लैंग्वेज में अच्छी है. इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, फिर इंग्लिश से हिंदी, ऐसे आप टर्न करते जाते हो ना कि कहीं लिंक ब्रेक नहीं होती. आ, वैसे टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास है ना, मैंने वो बुक का नाम अपने इस लैंग्वेज में गीता इसलिए रख रखा है क्योंकि मैंने एक एक वर्ड उनका नोट किया हुआ है. फिर आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग, और फिर उसके बाद अगर कुछ छूट जाता है तो वो पेन लेके बैठते हैं कि ये छूट गया है, तो वो बता देते हैं. बट जनरली मेरे पास उनकी सारी चीजें हैं, राइट फ्रॉम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. और उसके अलावा भी मेरे साथ प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि मैं साथ पेशेंट्स के साथ रहती हूँ, उनके साथ में रहती हूँ, जब वो पेशेंट्स रहते हैं तो मैं बराबर लिखती रहती हूँ. So yes, definitely I promise to share everything that I have learned from him, and whichever I keep noting it down. क्योंकि ये चीज मुझे मेरी माँ से और दादा से मिली है कि जितना आता है उतना बता दो सबको, अपने पास कुछ मत रखो, स्पेशली ज्ञान. सो यस दादा, हम स्टार्ट करते हैं फियर रेमेडी से. आप स्टार्ट कर हाँ जी. दीजिएगा, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ फियर रेमेडी. हाँ, फियर फियर रेमेडी. फियर मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था नहीं कि फियर तो हम फ्रॉम बर्थ लेके आते हैं. जी. फिर क्या है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, तो हमारे माँ बाप हमारे माँ बाप भी हमको डरा देते हैं. ये खा ले वरना राक्षस आ जाएगा, ये कर ले वरना ये होगा, ये करेगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी. यहाँ से फियर स्टार्ट होता है. अगर बचपन से हमने बच्चे को फियर में से बाहर नहीं निकाला ना, एग्जैक्टली. तो बड़ा होके वो बच्चा डरपोक ही रहेगा. जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका बच्चा डरपोक है, साय है, शर्मीला नहीं करता है, आपको उसको ट्रीट करना चाहिएगा, वरना वो लाइफ टाइम ऐसा डरपोक और दब्बू ही रहेगा. फियर के कई प्रकार होते हैं: नॉन फियर, नो फियर, टेम्पररी फियर, फियर फॉर नियर एंड डियर, इटीसी इटीसी. यानी कि फियर हर आदमी में होता है, चाहे कैसा भी डॉन हो, गुंडा हो, जो बोलता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता. ये उसका एक सेंटेंस जो होता है ना कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, मतलब उसको डर लगता है. बस यहाँ एग्जैक्टली. से ये हमारी फियर की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है. हमारी फियर का नॉलेज स्टार्ट हो जाता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है. अब आप स्टार्ट राइट. कर दीजिए. ओके, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच. दिस वाज सो नाइस. कितना सटीक चीज है बोलने की, दैट नो वन इज फियरलेस. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो फियर कभी एक्सपीरियंस किया नहीं हो. उन्होंने बचपन बताया,
लेट मी टेक वन स्टेप अहेड, जो उन्होंने मुझे भी बताई थी, उन्होंने अभी मेंशन नहीं किया, बिफोर आई फॉरगेट आई विल मेंशन। कई बार बच्चे है ना, पेट से, माँ के पेट से फियर लेके पैदा होते हैं। और वो कब होती है सिचुएशन? देर आर मेनी अ टाइम्स अ वुमेन इज वेरी स्केर्ड ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, जहाँ पे फैमिली में लड़का चाहिए होता है, ससुराल वाले लड़के की आस रखते हैं। तो कई बार वो प्रेग्नेंट लेडी के मन में 9 महीने वो फियर होता है कि लड़का नहीं हो जाए, लड़का लड़की ना हो जाए, लड़की नहीं हो जाए, मुझे लड़का चाहिए। तो वो वहां ही से उसकी थोड़ी नापसंद बच्ची की तरफ, लड़की की तरफ, और वो जो फियर होता है, शी इज पासिंग ऑन अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, टू द अनबॉर्न चाइल्ड। तो फियर तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है कई बार। तो हम कई बार ये चीज बोलते हैं ना कि बूढ़ों को भी समझाते हैं कि लड़का हो लड़की हो, आप ऐसा ऐसा अपने मन में लेकर आओगे तो वो प्रेग्नेंट लेडी के भी मन में आएगा। So the fear starts from them, and this is a very cliche thing to say that I am fearless. No one in this world is fearless. And fear is the most common human emotion. In fact, इसको तो दादा कहते हैं, ये F1 जो दादा ने fear remedy बनाई थी, वो जेवन से पहले बनाई थी। जेवन तो उनको लगता था कि नहीं, वो कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे यूज करते थे, कुछ भी होता था जेवन यूज करते थे। फिर फाइनली हमने एक दिन देखा कि हम F1, fear remedy, in fact, to 99% of the patients we are giving fear remedy. So that was his first remedy combination which he made, was fear remedy combination. क्योंकि एक सबसे मोस्ट कॉमन ह्यूमन इमोशन होता है विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिहेवियर इन मेनी वेज। कैसा होता है कई बार कि यू स्टार्ट प्रिवेंटिंग योर सेल्फ फ्रॉम टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सक्सेस। वो भी डर से ही होता है कि कहीं मैं फेल नहीं होता हूँ, तो दैट्स काइंड ऑफ अ डर। या होता है डाउन राइट टेरर। तो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप, तो फियर तो कहीं ना कहीं आता ही है। एंड वी हैव सम ब्यूटिफुल रेमेडीज, वी टेक इट इन एवरी डे, लेते हैं। बट फॉर हिम द फर्स्ट रेमेडी विच कम्स टू हिज माइंड इज चेरी प्लम। एंड वाई इट इज दैट, ही सेज कि चेरी प्लम जो होता है, इट दैट एसेंस हैज गॉट दैट पावर टू कंट्रोल दैट फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल इन द माइंड, राइट। तो जो इंसान हिस्टेरिकल हो जाता है, या ये चीज मैंने वेरी कॉमनली बच्चों में देखी है, एग्जाम टाइम आया तो ठीक है, पढ़ रहे हैं, और स्पेशली जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, जो बच्चे परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो बच्चे पर्टिकुलर होते हैं, तो वो अपना कोर्स इतनी बार कर लेते हैं कि उस वक्त वो लोग ब्लैंक हो चुके थे एंड मोमेंट पे, और उनको एकदम हिस्टेरिकल हो जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे को अब कुछ भी याद नहीं है, ये नहीं, उनको, एंड दे विल स्टार्ट लूजिंग माइंड। द मोमेंट यू स्टार्ट लूजिंग दैट कंट्रोल ओवर योर माइंड, तो आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू विल अंडरस्टैंड, ऐसे सब में बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं सिमिलर, लाइक तो परफेक्शनिस्ट हैं, तो इफ यू लूज दैट कंट्रोल की नहीं अब मुझे याद नहीं है, अब 50 बार याद करने के बाद कोई इंसान नहीं भूलता है, बट दैट इज सेचुरेशन लेवल। सो द फियर, बिल्ट ऑफ फियर एंड लूजिंग कंट्रोल ओवर द माइंड, सो दैट इज द फर्स्ट रेमेडी इज चेरी प्लम। अब इसका एक सबसे बड़ा, हम फियर के, बिफोर टेकिंग फ्रॉम एस्पिन टू मिमिलिस, लेट स्टार्ट फ्रॉम द रॉक रोज। जैसे कई बार होता है ना, हम कोई मैगजीन होती है या पेपर होते हैं, हम लास्ट पेज से पढ़ना चालू करते हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट साइड ऑफ द पेपर, वी जनरली स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट साइड, कि ठीक है यार, जो भी वर्स्ट है एक बार निकल जाए, या जो भी बहुत अच्छा है एक बार हम लोग वो पढ़ लें। फर्स्ट में तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो द डाउन राइट टेरर के लिए आता है रॉक रोज रेमेडी। So when it helps, when there is a paralytic fear, and what does paralytic fear means? आपकी जबान नहीं खुलती है, आप इतने डरे हुए होते हैं कि आपको बोलने की इच्छा हो रही है, यू वांट टू शाउट, यू वांट टू से समथिंग, बट दैट इज अ पैरालिटिक फियर, आपकी जबान ही नहीं खुल रही है, यू आर अनएबल टू मूव, यू आर अनएबल टू थिंक स्ट्रेट। सो दैट इज अ टेरर, रॉक रोज टेरर होता है, जिसमें हम बोलते हैं ना, जड़ जड़ हो गए हम, फ्रोजन हो गए हम। सो दैट इज अगेन अ रॉक रोज फियर। फिर हम स्लोली स्लोली नीचे स्मॉल रेमेडीज पे आते हैं। मिमलेस होता है, यू कैन नेम दिस काइंड ऑफ अ फियर, ये जनरली सबको होता है, और मैं बताती हूँ ये सबको होता है, नोन फियर सबको होता है। और कैसा होता है? देर आर फ्यू पीपल इन दिस, लिजर्ड देख ली घर के अंदर तो बस उछल जाते हैं कि इसको तो हटाना ही है घर से।
वो बेचारी अपने रास्ते दीवार पे घूम रही है, but the sight of the lizard, why? Because it is very swift on the wall and the sight, it doesn't look very cute. So that is a fear. तो साइट ऑफ द फियर ऑफ दिस लिजर्ड बोल सकते हैं। कॉकरोच का भी होता है, किसी लोगों को डॉग का फियर होता है। सम पीपल हैव दैट फियर ऑफ स्पीकिंग फ्रीली, जो सोच समझ के ज्यादा बोलते हैं ना, कि कहीं मैं गलत नहीं बोल दूं। स्पेशली ये मेरे साथ बहुत होता था जब मैं शुरू शुरू में मैंने जूम ज्वाइन किया था। तो मैं पहले दादा को बताती थी, दादा बोलते थे सब ठीक है, बिंदास बोलो ना, बट देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ नॉट स्पीकिंग समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल और विच इज राइट। कहीं कुछ मैंने गलत बोल दिया तो अब नाउ आई एम फ्री, आई विल से सॉरी, हो गया, मुझसे गलती हो गई। सो देयर इज अ फियर ऑफ नॉट स्पीकिंग राइट। देन फर्स्ट टाइम जो स्विमिंग करता है वो भी फियर होता है। द फर्स्ट टाइम व्हेन अ पर्सन इज ड्राइविंग, वो फियर होता है, कहीं गाड़ी लग गई, किसी को मैंने मार दिया तो। दीज आर ऑल काइंड ऑफ फियर। तो बोलते हैं ना, इतनी छोटी सी चीज होती है, वो हमें अंदाजा नहीं होता कि हमें डर होता है, पर वो डर होता है। ऑफ लूजिंग अ जॉब, एक बार जॉब लग गई, हम बहुत सेटल हो जाते हैं, ठीक है ठीक है, फिर हमें लगने लगता है कि नहीं यार, सबका आसपास में प्रमोशन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी इसलिए, जो कि सबकॉन्शियसली हो रहा है, लेकिन हमें पता है ये चीज का। तो दिस इज नोन फियर विच वी कैन नेम इट। देन कम्स रेड चेस्टनट। ये वन ऑफ माई वेरी फेवरेट रेमेडीज, क्योंकि एक टाइम पे, अभी भी हूँ थोड़ी बहुत, बट आई हैव ट्रांसफर्ड दिस हैबिट टू माई हस्बैंड नाउ। सो दिस इज अ फियर नॉट फॉर वन सेल्फ, फॉर योर नियर एंड डियर वन। राइट, आपके लिए नहीं है ये फियर कि घर में सब जन है, माँ के लिए फियर है, पेरेंट्स के लिए फियर है, बच्चों के लिए फियर है कि कुछ अनफॉर्चुनेट नहीं हो जाए उनके साथ। बाहर निकलेंगे ना तो अक्सर बोलते हैं कि ध्यान से जाना, राइट, और या तो बारिश है तो प्लीज छाता लेके जाना, एग्जाम टाइम है, जुकाम नहीं हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज है। और सुबह सुबह बादाम बादाम भिगो देती हैं, माएँ भिगो देती हैं, खा लो, इतना पढ़ना पड़ता है तुम लोग को तो दिमाग चलेगा। इट्स जस्ट लाइक दे जस्ट हैव टू स्पीक। तो वो अपना फियर कहीं से भी पैदा कर लेते हैं फॉर द नियर एंड डियर वन। इट कैन गो टू मोर इन लिटिल, हम कह सकते हैं इट कैन ट्रांसफर इनटू बर्ड्स, एनिमल्स, या इवन फॉर द प्लैनेट। ये आपका डर जो जाता है आसपास की चीजों में भी जाने लग सकता है धीरे धीरे। नेक्स्ट कम्स एस्पिन। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस रेमी टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि एक आउटलाइन ऑफ फियर है which we are not able to name, very vague, very unexplainable। हमें नहीं पता होता है किस चीज का है, बस डर है, कोई चीज का डर है, कोई मेरे पीछे आ रहा है, कुछ है, अननेसेसरीली हम लोग इस चीज का डर होता है। कई बार कैसा होता है कि स्ट्रेस माइट ट्रिगर द फियर, बट वो स्ट्रेस कभी चला जाता है ना, द ट्रिगर कीप्स ऑन लिंगरिंग ऑन। वो चला भी गया होगा ट्रिगर, तो भी वो फियर रहता है कई बार। तो इट इज अनएक्सप्लेनेबल। कई बार तो इतना वेग होता है, आपका स्ट्रेस भी चला गया, वो ट्रिगर जो किया है ना स्ट्रेस को, वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप डरे चले जा रहे हैं। तो इट इज वेरी इरिटेटिंग टू योर आसपास में जो घर में रह रहे हैं ना, उनके लिए बहुत परेशानी की चीज होती है। पता नहीं किस चीज का इसको डर है, पता नहीं किस चीज का इसको डर है। बट दिस फियर इज वेरी जेन्युइन फियर एंड वेरी कॉमन फियर इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, राइट। ये तो होगी फियर की रेमेडीज। बट एक दादा की बहुत वो वाली चीज मैं बताती हूँ आपको। वो क्या करते हैं, जब पेशेंट का बहुत बड़ा फियर होता है ना, तो वो 1-2 हफ्ते ये फियर रेमेडी देते हैं। जब वो पेशेंट हमें उनको मैसेज में डालता है कि मेरा फियर थोड़ा सा कम हुआ, वो बिना सोचे समझे बस इतना बोल देते हैं, अब की बार से इसकी रेमेडी में ऑलिव डाल के दे देना। तो इनिशियली हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते थे कि कोरिलेट कैसे करें कि ये इन्होंने ऑलिव क्यों बोला है। नाउ आई विल टेल यू। नाउ ही सेज कि जो स्ट्रेस होता है, जो फियर क्रिएट करता है, इट ड्रेन्स आउट योर एनर्जी। तो वो जब एनर्जी निकल जाती है ना, जब आपकी सारी बॉडी की एनर्जी निकल गई, क्योंकि आपके पास फियर है, फियर क्यों है, कोई स्ट्रेस की वजह से, किसी वजह से, तो बोले वो एनर्जी वापस रीइंस्टेट करो उस इंसान के अंदर, तो उसमें थोड़ा सा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और वो फियर जल्दी जाएगा। तो काइंडली नोट, ही एड्स ऑलिव आफ्टर अ वीक और टू। इस फियर बोलते हैं ना, इस फियर रेमेडी के अंदर वो ऑलिव डालते हैं, नॉट नेसेसरीली फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमको पर्सन को एक्साइट नहीं करना है। जैसे ही वो देख लेते हैं कि 50% 60% उस इंसान की फियर चला गया है, तो फिर वो सजेस्ट करते हैं अब इसके अंदर ऑलिव डाल के भेज देना।
So this is a very important line to note, to add olive after couple of weeks when it is subsided down to 50% or even to 60%. Right. So दादा इसमें कुछ ऐड करना है? अगर मैंने कुछ भूल गई हूँ तो आप बता दीजिएगा. हाँ, आपको पता है, आपने अस्पेन बताया. मैं कहाँ बैठता हूँ ये भी आपको पता है. मंदिर बिल्कुल में पता है. बैठता हूँ. हाँ, तो प्यूबर्टी में क्या हाल होता है? अननोन हाँ फियर, हाँ. एकदम से डर लग जाना, पसीना पसीना हो जाना, हम्म हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं. हम्म. यही बात आती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, यस. हार्मोन्स फिर से चेंज हो रहे हैं. हम्म यही बात होती है मेनोपॉज में, हम्म हार्मोन्स फिर से चेंज हो रहे हैं. हम्म. बट ऐसी हालात में जो स्लम एरिया से या तो जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से है ना, वो क्या मानते हैं कि ये लड़की पे या तो ये मेंबर पे कुछ बुरी आत्मा का साया है. हाँ, काफी लोग यही बोलते कुछ हैं. हो गए. हाँ, कुछ हो गए, इसका चेहरा पीला पड़ जाता है, कुछ देर के लिए इसका बोलना बंद हो जाता है, इसको कुछ हम्म समझ में नहीं आता है. वो हम्म डायन आके उसका लहू चूस रही है क्योंकि फेस येलो हो जाता है. हम्म. तो मंदिर में आते हैं और मैं देखता हूँ स्लम एरिया से, तो उसको पिल्स नहीं देता, उसको राइट. पानी के बोतल में दवाई जाके दे देता हूँ. ले, ये हम्म मंदिर की ओर से है, तो इसको हम्म रोज पिला, इसको कुछ हम्म. नहीं होगा. और हर एग्जैक्टली. 2 दिन बाद तुझे आना होगा ये हम्म पानी लेने के लिए. तो हम्म. अगर पेशेंट का भला हो रहा है न, तो आप भी ऐसा कर सकते हो. आप क्या समझे अब स्पेन के बारे में? जब आप अपने पेशेंट को हार्मोन की ट्रीटमेंट दे रहे हो तो स्पेन देना एकदम जरूरी हो जाता है. काइंडली नोट क्योंकि दिस डाउन. तीनों तीनों बार आपने देखा, प्यूबर्टी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में और मेनोपॉज, हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है. तीनों में सेम सिम्टम्स रहता है. चेहरा पीला पड़ जाना, यस दादा. अचानक से डर लगना, पसीना पसीना हो जाना. तो ये भूत भूत या बुरी आत्मा कोई नहीं होता. ये सब अलग बात है, साइंस भी मान चुका है कि ये सब होता है, बट हम उसकी चर्चा में नहीं पड़ेंगे. बट जब आपको पता चलता है कि यहाँ हार्मोन्स की गड़बड़ी है, स्पेन आपको बहुत हेल्प कर सकती है. एग्जैक्टली. ठीक है. तो काइंडली नोट दिस थिंग ऑल्सो कि हार्मोन इम्बैलेंस कभी भी होता है. अच्छा, एक आजकल काफी पेशेंट्स आने लगे हैं पोस्ट डिलीवरी, हार्मोनल इम्बैलेंस. एंड दिस हैज, पहले भी होता था बट आजकल इसलिए ज्यादा होने लगा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल. एंड बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, लड़कियां एक तो लेट उम्र में शादी, वो अपने पैरों पे खड़ी है, उनको ऐसा लगता है कि बच्चा होने के बाद मेरी ग्रोथ एकदम स्टॉप हो गई है. तो वो पोस्ट डिलीवरी के बाद में जो वो उस बोलते हैं ना, उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बोलिए या अपने एटीट्यूड की वजह से बोलिए या अपने डर की वजह से बोलिए कि मेरी ग्रोथ को क्या होगा, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा. अब मुझे समझ में आया दादा उसमें एस्पिरिन क्यों डाल के देते थे. So with any hormonal imbalance, you should add aspirin, and kindly note this aspirin thing and olive thing, right? So we go to another combination, emotional जो combination है, and it is loneliness. Now, loneliness आज की तारीख में मेरे हिसाब से we should keep it in the first thing to say that every person is experiencing loneliness in some or the other age, right? And loneliness can be very debilitating. जिसे कहना चाहिए कि it can make your mind very weak. Why? क्योंकि क्या होता है, some people they are very happy living a solo life. They are happy, self sufficient. उनको कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए. Emotionally they are very self sufficient. And I have a very good example for this, which we will talk later. But for some people, loneliness might isolate them and might separate them from others. और जिसकी वजह से they can go into grief, they can go into despair. They will not own it up, but that is the fact
कि they will go into the grief, they will go into the silence, and this is very, very dangerous for old people. And this is very dangerous for old people. And why do I say that? क्योंकि कई बार आपने नोट किया है ना कि एक एज आने के बाद 65-70 के आसपास लोग बाग बोलने लगते हैं कि बहुत जल्दी हमको सोच में नहीं आता, वी आर नॉट एबल टू स्पीक। तो ये पहले के जमाने में इतना क्यों नहीं होता था? बिकॉज वी यूज टू हैव अ जॉइंट फैमिली। तो उसके अंदर जॉइंट फैमिली के अंदर ना सारा टाइम घर में हो हल्ला रहता था, एंड द हेड ऑफ द फैमिली वुड ऑलवेज बी द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली। तो सारा कुछ उनकी सोच या उनको सोचने समझने का सारा उनके ऊपर था, सारे डिसीजन मेकिंग उनके ऊपर थे। तो उनका दिमाग हमेशा चलता रहना चाहिए था। उस चक्कर में क्या होता था कि दे वर वेरी एक्टिव एक्टिव इन लाइफ, क्योंकि घर में बेटे हैं, बहुए हैं, बहुत सारे जने हैं, पोते पोती बहुत सारे जने हैं। अब क्या हो गया है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे और उनके आसपास कोई भी नहीं है, वो एक कोने में रहते हैं। दैट लोनलीनेस कैन ईट देम आउट। उनका दिमाग स्लो होने लगता है क्योंकि उनके पास बोलने वाला कोई नहीं है। जब तक इंसान बोलेगा नहीं, फिर सोचने समझने की शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो विथ many pros and cons also, loneliness is such a big factor in today's life, which can eat a person from inside. So we have some very beautiful remedies, बहुत छोटा सा है but wonderful remedies in this. So the first remedy which comes to this is Heather. बिफोर आई गो टू दिस सेक्शन, मुझे एक चीज ध्यान आई थी, दादा ने एग्जाम्पल दिए थे बच्चों के मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनकी माएं छोड़ छोड़ के काम करने जाती है, वी आर नॉट सेइंग दिस इज राइट और रॉन्ग, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस जजमेंटल फैक्टर, बट आई विल टेल यू वेरी गुड एग्जाम्पल। वो चीज कब होती है? जब अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तब इट इज एब्सोल्युटली फाइन कि बच्चे दादा दादी नाना नानी के पास पल रहे हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। आपने कभी नोट किया है कि एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, माँ बाप दोनों काम करने जाते हैं, सुबह से शाम तक बच्चा किसी न किसी हेल्पर के पास में रहता है। So when in the evening when the mother is coming home, she is also dead tired. लेकिन आपने कभी बच्चे का एक्साइटमेंट नोट किया है? वो बच्चा कंटिन्यूस बोल 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 बड़ बड़ करता रहता है। द किड इज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू सी द मदर, कि वो कंटिन्यूस बोलने लगता है। वो बच्चा सुबह से शाम तक लोनली था, उसके पास कोई नहीं था बोलने के लिए। वो जो मेड थी या वो जो मेल सर्वेंट या फीमेल सर्वेंट जो भी उसका ध्यान रखती थी, उसके पास अपने 50 काम है घर पे, और वो बच्चे के साथ फाइनली वो उसका बच्चा नहीं है, वो फाइनली क्या उससे बात करेगी, उसको क्या सिखाएगी? उतना ही जितना उसको आता है। तो बच्चा जो सुबह से शाम तक लोनली होता है, वो शाम को माँ को देख के जो एक्साइटमेंट होता है ना, कंटिन्यूस बोल बोल करना, दिस एग्जैक्टली हैपेंस टू द एल्डर्स। जब घर में बच्चे जाते हैं ना छुट्टियों में, तब वो घर में आप नोट करना, नाना नाना दादा दादी जो होते हैं, वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, ये लाना बच्चे के लिए, वो लाना। सो दिस कम्स आउट ऑफ लोनलीनेस। जनरली दे आर लोनली थ्रू आउट। सो जब बच्चे घर में आते हैं, दे फील एक्साइटेड, राइट? तो अंडरस्टैंड लोनलीनेस। कोई बोलेगा नहीं कि आई एम लोनली, दिस इज वन ईगो इशू। नो वन विल से कि मैं लोनली हूँ। दिस इज कि ठीक है, दिस इज लाइफ, दिस गोज ऑन, but from inside we all feel lonely at some or the other point in our life, right? So we have very three wonderful remedies in this. Heather is one of them. So Heather कैसा होता है? They don't like to be on their own. अकेला उनको नहीं समझ में आता है। तो थोड़ी देर के लिए भी आप उनको अकेला छोड़ोगे ना, उनको घबराहट चालू हो जाती है, which will again continue to the fear. That is another thing. But they have this compulsive thing to constantly talk. उनको compulsive disorder है constantly बात करने का, but about themselves. कंटिन्यूस कुछ ना कुछ बोलना, और किसी को भी पकड़ के वो लोग बोलेंगे। ये आप नोट करना, कई बूढ़े लोगों में होता है, जो अपनी पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। कोई भी दिखेगा ना, घर का कोई मेल सर्वेंट भी आएगा ना पैर दबाने के लिए या कुछ करने के लिए, वो चालू हो जाते हैं। तो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। प्लीज कीप, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम बिजी। ये घर में अगर आपके कोई सीनियर सिटीजन है, तो ये मत बोलिए कि आपने बहुत काम कर लिया, आप बैठिए। नहीं, प्लीज गिव देम वर्क, दे फील हैप्पी। उनको आगे से आगे काम दीजिए, बोलिए आप ये कर लीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप करिए। वन, दे फील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अदर थिंग इज दैट दिस विल कीप देम बिजी, right? And the second remedy comes is, I guess we have less time, but I will try to finish it off. If not, we can continue next Sunday.
सेकंड रेमेडी आती है वाटर वायलेट। अब सम पीपल दे लाइक टू रिमेन अलूफ। कुछ एक लोग होते हैं जिन दे लाइक टू रिमेन अलूफ, दे लाइक टू रिमेन रिजर्व्ड। कैसे होते हैं ना, प्राइड फीलिंग होते हैं। जो एक घर का जो सबसे बड़ा होता है ना, घर का होता है, वो शुरुआत से ही कम बोलेगा, लोग बाग बच्चे उनसे डरेंगे, बहुएं उनसे डरती हैं। और उन्होंने अपना वो बनाई और ही ऐसा बना लिया कि भाई मैं रिजर्व टाइप का हूँ, मैं अलग रहता हूँ। सब जने बैठ के उधर हो हल्ला कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, पर ये घर का बड़ा एक कोने में अलग से बैठेगा। उनका एक ऑरा होता है, मैं सबसे घुल मिल नहीं सकता क्योंकि मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं। दे आर सेल्फ सफिशिएंट भी वो होते हैं कि दे आर सेल्फ रिलायंट, उनको जरूरत भी नहीं होती, शुरुआत से वो अकेले ही रह गए। एंड दे विल गिव एडवाइस टू अदर्स, दूर से एडवाइस देखेंगे विदाउट मेडलिंग इन टू देयर इशू। राइट, ऐसे भी लोग होते हैं। बट वॉट हैपन्स, कई बार घर के लोग चाहते हैं कि वो भी हमसे हिले मुले। So this essence has a beautiful, beautiful thing to bring warmth in the relationship and bring love. हाँ कि वो थोड़ा चलो थोड़े से रिलैक्स भी हो सकते हैं। एंड वंस दे रिलैक्स, देन दे विल रियलाइज कि नहीं, मैंने ही अपनी वजह से दूसरों को धक्का दे रखा था। बच्चे तो चाहते हैं, या दूसरे बॉस भी कई बार होते हैं, देन एम्प्लॉय ओ वी हैव टू सी, वी आर गेटिंग टू सी दिस ब्राइटर साइड ऑफ दिस पर्सन ऑल्सो। इतना इतना फ्लेक्सिबल साइड भी दिख रहा है इस आदमी का, इस लेडी का। सो दिस इज द रेमेडी वाटर वायलेट for such people who are reserved and who tries to keep themselves aloof from others. So the third remedy, last remedy for this group is impatience. ये दादा ने मुझे बहुत अच्छे से इम्पेटियंस वाला समझाया था, और वो इसलिए उन्होंने मुझे समझाया था क्योंकि दिस वाज माय वन ऑफ द रेमेडी। तो वो मुझे अक्सर जब भी मैं शुरू शुरू में अपना कुछ भी लेकर आती थी, तो वो बोलते थे, ऐसे करते थे बस, धीरे शांत धीरे। So this is the beautiful remedy which I can explain very nicely. These people, they act fast. These people, they think fast. These people, they speak fast because they have no patience. और वो सब काम इतना जल्दी करते हैं ना, दूसरे पर्सन जो धीरे करते हैं ना, उनपे इरिटेट हो जाते हैं। तो सामने वाला डर जाता है कि वो काम करने से पहले ही इन लोगों के साथ कभी एडजस्ट नहीं होता कि मैं कुछ गलत कर दूंगा तो ये अभी चिल्ला देंगे। और मैं ये करती थी, आई ओ अप, बिकॉज दिस हैपेंस विथ मेनी ऑफ अस। सो इट इज, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इफ यू एक्सेप्ट, यू चेंज वेरी फास्ट। तो ऐसे लोगों के पास है ना, कोई काम नहीं कर सकता है। दे लाइक टू वर्क अलोन। सामने वाले भी डरते हैं, दे कीप डिस्टेंस एंड दे थिंक दे आर सुपीरियर। बट what happens, because they are intolerant. So the beauty of this remedy is that it brings patience to the people. इनकी irritability कम होती है, and they will understand कि भाई सामने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसका तरीका स्लो होगा बट वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। बी कंपैशनेट, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, इट इज जस्ट दैट यू आर डूइंग वेरी फास्ट। अब उसके अंदर माइनस पॉइंट क्या हो जाता था, आप कर तो रहे हो लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से, लैक ऑफ स्लीप, आपके जगह जगह स्ट्रेस की वजह से कभी बैक पेन हो रहा है, कभी शोल्डर पेन हो रहा है, विच वी नेवर रियलाइज, बट दिस इज बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस वी आर टेकिंग ओवर अस टू डू एवरीथिंग ऑन अस, राइट? सो दिस इज इट, दिस वॉज फॉर लोनलीनेस। दादा, लोनलीनेस में काइंडली एड समथिंग इफ आई हैव मिस्ड। सबसे पहले तो इम्पेटियंस लिया है, तो इम्पेटियंस के बारे में बता दो कि जो इम्पेटियंस होता है ना, उसको बार बार अचानक से भूख लगती है। 2 बजे खाना खाया, अचानक से उसको 3:30-4 बजे भूख लगेगी, मुझे खाना खाना है। क्यों? क्योंकि वो जो अपनी शक्ति है वो तो वो काम में डाल देता है, तो उसको भूख लगेगी। अब इम्पेटियंस है, तो इम्पेटियंस क्या करेगा, खाना कैसे खाएगा? पेट से। पेट से खाना खाएगा तो उसको हजम कैसे होगा? हजम नहीं होगा तो गैस ट्रबल भी होगा, गैस ट्रबल होगा तो एसिडिटी भी होगी। तो यहाँ इम्पेटियंस को छोड़िए आप। नंबर 2, आपने लोनलीनेस बताया। अब वाइट चेस्टनट में वो लोनलीनेस कहाँ आता है? वहां लोनलीनेस आता नहीं है वाइट चेस्टनट, बट मैं यूज करता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। क्यों? क्यों? जब आपका बच्चा या तो
कोई आपके फैमिली का ओल्ड एज मेंबर अकेले अकेले बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है, हम्म। बैठे बैठे बातें करता रहता है, कल मैं वहां गया था, इसने ये बोला, इसने वो बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। बच्चा भी ऐसे बोलता है, हम्म। कल खेल में इसने ये किया था, आज मैं खेल रहा था तो इसने ये किया। यहाँ आपको सावधान हो जाना है। ये आपका बच्चा और आपके फैमिली का वो ओल्ड एज मेंबर हम्म। अकेलापन फील कर रहा है, सावधान हो एग्जैक्टली। जाओ, वरना ये दोनों में से कोई भी डिप्रेशन में जा सकता है। यहाँ जो आपने लोनलीनेस की फैमिली बताई, अगर जरूर लगे तो साथ में व्हाइट चेस्टनट ऐड कर दो। वी कैन काइंडली नोट एवरीवन कि इसमें वाइट चेस्टनट डालने में कोई हर्ज नहीं है, इवन इफ इट इज नॉट शोन इन द इमोशनल ग्रुप। दिस इज आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, आउट ऑफ हिज पेशेंस, that he has added white chestnut, right? So kindly note white chestnut for loneliness also. आगे चलें दादा, एक और ले लें या हाँ, रहने दें आज दादा? क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कितनी देर बाकी है। 5 मिनट। नहीं दादा, 3 मिनट बाकी है। क्वेश्चन लें और नेक्स्ट संडे को ये दो ले लें बचे हुए। हाँ, नेक्स्ट संडे को रखो क्योंकि आज तो कंप्लीट नहीं होगा। नहीं, आज फिर ये ओवर सेंसिटिव टू इन्फ्लुएंस लेंगे तो वो भी टाइम ले लेगा, वो हमें बीच में रोकना हाँ। पड़ेगा। तो इससे बेटर है हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, और बची हाँ हुई जी। दो और जो एक्स्ट्रा आपने दूसरे कॉम्बिनेशन हैं तो वो अपन नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, हाँ जी। है ना? तो हाँ। क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, किसी ने कुछ बोला है तो। हम्म। दादा, डॉक्टर शहीदा बोल रही हैं, मेरे बेटे को बाइक चलाने का खौफ है। पहले चलाता था, एक बार एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से उसने चलाना छोड़ दिया, तो कौन सी रेमेडी देनी चाहिए? एक्सीडेंट कैसा हुआ था? नॉर्मल था या? अ, ऐसा कुछ नहीं लिखा, बस एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद उसने चलानी छोड़ दी। हाँ, तो नॉन फियर है ना, उसको डर लगता है कि मैं बाइक चलाऊंगा तो फिर से मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मैं फिर से एग्जैक्टली। गिर सकता हूँ। बट टेरर की तरह का है तो रोक रोक दे दो, वरना मिमुलस अपना काम कर ही देगा। मेरे हिसाब से मेमोलेस देने से काम हो जाएगा, क्योंकि साइकिल ही है और बच्चा है, तो वो बच्चे वाला ही डर है कि मेरे को वापस लग जाएगी, अनलेस बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ हो तो। हम्म। गुड इवनिंग हाँ जी एमरी। तो मैडम। हाँ जी जी बताइए। जी मैम। जी मैम, वो बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ उसके, छोटा ही हम्म। एक्सीडेंट था। और हम्म। जो उसके साथ जो बाइक चला रहा था वो ये पीछे बैठा हुआ था, वो जो आगे बाइक चला रहा था, वो जो पीछे बैठा हुआ था उसका तो चेहरा भी काफी, मतलब उसकी चोटें आई थी। लेकिन बेटे के जो ना सिर्फ टांग में जो ना वो लगी थी। तो भी रॉक हाँ, तो रोज और दे उस वो जो दीजिएगा। बाइक बाइक चला रहा था ना, उसको काफी चोटें आई थी ना, तो उसका हम्म। चेहरा और इतना सारा ब्लड देख के ये टेरराइज हो गया है। मिमुलस जी। भी दे सकते हो, बट यहाँ आपको रोक रोज देना चाहिए, कुछ डोज। अच्छा, अभी मुझे मिमलस देनी चाहिए? अभी हाँ, एक अभी बार रॉक रोज मिमुलस दे दो। दीजिए, नहीं तो आप रेस्क्यू दे दीजिए सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब रेस्क्यू अच्छा। देने से फायदा नहीं है ना, क्योंकि आप काफी टाइम हो गया ना। तो आप एक जी बार जी है जी, ना काफी रॉक टाइम। रोज दे दीजिएगा, क्योंकि दूसरे वाले का तो उसके दोस्त का चेहरा तो काफी लगा ना उससे। हाँ, वो माशाल्लाह तो वो सही भी। हुआ। बिल्कुल। हाँ ठीक है, अच्छा। तो फिर अभी आप बहुत टाइम हो गया तो मिमिलिस दे दीजिएगा, वो उससे निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू मैम। रूमा जी, ये तो बहुत बड़ी क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ डू वी गेट दीज एसेंस, वो आप राणा साहब से पूछिएगा। वो पूछ रही है ये एसेंस कहाँ से मिलेंगे दादा? क्या?